वर्क पावर एनर्जी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पावर, शक्ति। तो पावर या शक्ति जो है, पावर या शक्ति कार्य या ऊर्जा के आगे की क्वांटिटी है। जब हम कार्य और ऊर्जा निकालने लगते हैं तो फिर हम ये चाहते हैं, जैसे एक मकान बन रहा है तो एक मकान 2 महीने में भी बन सकता है और वही मकान 2 साल में भी बन सकता है। तो कार्य तो दोनों में हुआ भाई, मकान बनाने के लिए जो भी संसाधन, ईंट, ताकत, मजदूर लगे वो तो उतना ही लगेंगे, चाहे आप 2 साल में बनाओ चाहे 2 महीने बनाओ, उसकी एनर्जी तो वही लगेगी। लेकिन आपको कुछ तो अंतर महसूस होता है कि 2 महीने में कोई काम हो जाए और कोई 2 साल में काम हो, तो अंतर तो है कुछ। इसी अंतर को मेजर किया जाता है पावर से, जिसे हम बोलते हैं कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कार्य तो हो रहा है लेकिन कार्य कितने समय में, जब हम उसको समय के सापेक्ष नापने लगते हैं तो इसी राशि को हम शक्ति बोलते हैं। समझ गए बात को? तो कार्य या ऊर्जा में को हम समय के साथ जब हम उसको मेजर करने लगते हैं कि टाइम के साथ कितना फास्ट या स्लो हो रहा है, उसी चीज को हम पावर या शक्ति कहते हैं। तो क्या आप शक्ति का सेंस आ गया आपके समझ में? हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसके अनुसार हम पावर जो है, पावर को लिखेंगे हम वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब है पावर का पहला फॉर्मूला होगा W/T। ये पहला फॉर्मूला है कार्य का, वर्क अपॉन टाइम, जो परिभाषा से आया। इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। कार्य की यूनिट होगी, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड, और इसी को बोलते हैं वॉट। ये ऐसा यूनिट है। तो यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में हो, 1 जूल का कार्य यदि 1 सेकंड में हो, तो जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो 1 वॉट की नापी जाती है, 1 वॉट की, और ऐसा यूनिट होती है। ठीक है ना? इसकी कोई भी शक्ति की कोई भी सीजीएस यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना है, सीजीएस यूनिट नहीं होती। जैसे जूल की अर्ग होती है, ऐसे ही शक्ति पावर की केवल एक यूनिट है, वॉट, और वो भी एमकेएस यूनिट है। इसी का बड़ा फॉर्म है किलोवाट। तो कहीं आपको अगर किलोवाट में लिखा मिले तो इसका मतलब है उसमें 1000 वॉट है। एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, एचपी, 746 वॉट। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हॉर्स पावर या अश्व शक्ति सीजीएस यूनिट होती, नहीं होती है। एचपी हॉर्स पावर वास्तव में 746 वॉट्स मिलाकर एक हॉर्स पावर चलता है। हॉर्स पावर हम यूज करते हैं, जैसे मोटर की पावर निकालना है, कहते हैं ना 1 HP की मोटर है, तो हॉर्स पावर एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, और ये एक्चुअल में किसके बराबर होती है? वॉट जो होता है उसका 746 जो होता है उसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, क्या हम वर्क को FD cos थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्य बराबर FD cos थीटा, और इसमें फिर हमने T का डिवाइड कर दिया, तो D/T मतलब विस्थापन बटे समय V मतलब वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। दूरी बटे समय को हम वेग लिख सकते हैं। तो पावर कैन ऑल्सो रिटर्न एज FV cos थीटा। इसका सदिश रूप यहां से लिखा जा सकता है, पावर का सदिश रूप होगा F.V। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। इससे हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है एक अदिश राशि है। शक्ति या पावर जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि बल और वेग, ध्यान रखना किसका गुणनफल है? बल और वेग का गुणनफल जो है
ये क्या है, शक्ति के बराबर होता है। जैसे कार्य बराबर होता था F डॉट डी और यहाँ होता है F डॉट वी। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला जो हम वेक्टर फॉर्म से हम कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के को 1 रखते हैं और I डॉट जे, J डॉट के या K डॉट आई को 0। ये डॉट प्रोडक्ट होता है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो है पावर का, कि यदि कार्य एक फलन है, मतलब कोई समीकरण है अगर कार्य, तो कार्य अगर एक फलन है तो पावर को हम लिख सकते हैं dw बाय dt। ये क्या है, कार्य का अवकलन, ये है p। इसे बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर, IN इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर आपको वर्क जो है, वर्क एक फलन है, किसका फलन है, t का, ft। अगर कार्य एक समय का फलन है तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, t कार्य का अवकलन कर दें, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dw अपॉन dt जो पावर आएगा इसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, PIN, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। तात्क्षणिक शक्ति कहा जाता है जब भी हम डिफरेंशिएशन से कोई भी चीज निकालते हैं तो वो उसी समय की पावर या तात्क्षणिक शक्ति होती है। और अगर आपको शक्ति का समीकरण दिया हो, अगर आपको पावर शक्ति का समीकरण दिया है तो आप यहां से क्या करेंगे, dw बराबर लिखेंगे p dt, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा कार्य और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा p dt। यहां आप लिमिट ले लें t1 से t। तो आपने देखा कि अगर कार्य दिया है तो अवकलन करके आप शक्ति निकाल सकते हैं। यदि शक्ति दी गई है तो आपको शक्ति का क्या करना है, पावर का क्या करना है, शक्ति का समाकलन करना पड़ेगा। तो अगर आप पावर को इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको कार्य मिल जाता है, और अगर हम कार्य को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर मिलता है, और पावर का समीकरण दिया हो तो उसको इंटीग्रेशन करने पर हम कार्य ज्ञात। एक पहला क्वेश्चन है कि यदि बल F इक्वल्स टू 2I प्लस J प्लस 3K एक वस्तु पर लगता है तब उसका वेग v बराबर 3I माइनस 2K प्लस CJ है, तथा उत्पन्न शक्ति यदि 2 वॉट है तब नियतांक C का मान ज्ञात करें। ओके, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाए, यदि शक्ति P बराबर 2T क्यूब माइनस T स्क्वायर प्लस 4 है, चलो 2T स्क्वायर प्लस T प्लस 4 है, तब 1 सेकंड में किए गए कार्य का मान ज्ञात करें। बस ये 2 क्वेश्चन है, जरा जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बता दो। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि P बराबर होता है F डॉट बी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए F डॉट बी कर देते हैं, 2I प्लस J प्लस 3K डॉट 3I माइनस 2K प्लस CJ।
और ये पावर जो दिया है वो दिया है कितना, 2 वॉट। पावर कितना दिया है, 2 वॉट। अब डॉट प्रोडक्ट करते समय आपको पता है आई का आई, जे का जे और के का के से मल्टीप्लाई करना है। तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 हो जाएगा। जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी, और के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, है ना। तो इसका मतलब है सी बराबर क्या आ गया, 2। ये इसका आंसर। अच्छा ध्यान रखना है इसमें क्या ट्रिक थी, इसमें ये है कि जो जे वाला कंपोनेंट है वो पीछे लिखा गया है और के वाला कंपोनेंट आगे लिखा गया है। अगर जल्दबाजी करोगे तो आप जे का जे से मल्टीप्लाई करोगे और के का के से करोगे तो आंसर आपका कुछ और। तो जरूरी नहीं है कि आई पहले, जे दूसरे नंबर पर, के तीसरे नंबर पर ही लिखा जाए, किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आई का आई, जे का जे से और के का के से ही मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात को। तो मैंने थोड़ा सा इसमें के को पीछे कर दिया था, के को आगे और जे को पीछे कर दिया था। तो ऐसे करके आप डॉट प्रोडक्ट से सी आराम से निकाल सकते। अब इसके सॉल्यूशन पर आए तो हम जानते हैं कि पावर दिया है और वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डी टी, और ये होगा T1 से T2। ओके, तो इन P की वैल्यू लिखे 2t² - t + 4 dt 0 से 1। तो ये हो जाएगा 2t³/3 -t² 2 + 4t 0 से 1। अच्छा ये मैथमेटिक्स है, इसी मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत ना आए इसीलिए मैं क्वेश्चन करा, है ना, कि इक्वेशन दिया। अब इंटीग्रेशन सबको आता होगा, है ना। क्या है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन t⁻n dt जो होता है वो होता है t⁻n + 1 / n + 1 + c, है ना। c कांस्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं, इसका कोई सेंस नहीं। इस फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन dt जो होता है वो क्या होता है, यहां लिखोगे t⁻0, यहां 1 लिखा है ना, 1, तो 1 को t⁻0, फिर इस फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे, t⁻0 + 1 / 0 + 1, मतलब इसको आप लिख सकते हो t। तो ये आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको काम आ रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले हर जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2/3 - 1/2 + 4, और हर जगह फिर 0 रखोगे तो -0। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, और इसको सॉल्व कर ले तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 6। ओके, 3 2s are 6, तो ये हो गया 4, 2 - 3 + 24। ओके, तो ये हो गया 25/6। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए, इसको लिख लें। तो पावर से रिलेटेड एक टाइप क्वेश्चन है, वो ये है कि एक पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। एक पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, इससे n द्रव्यमान का पानी प्रवाहित होता है जिसका घनत्व रो तथा वेग v है। प्रवाहित होता है जिसका घनत्व रो तथा वेग v है। तो पाइप पर आरोपित बल तथा मोटर द्वारा उत्पन्न शक्ति का मान ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। आपने देखा है कि मोटर से जब पाइप में पानी जाता है तो पाइप में पानी बहुत वेलोसिटी, बहुत वेग के साथ बाहर निकलता है,
अब मोटर अगर ज्यादा पावर की होती है तो पानी बहुत तेज निकलता है, खेतों वगैरह में आपने देखा होगा। अगर मोटर कम पावर की होती है तो पानी की जो स्पीड रहती है वो कम निकलती है। तो मोटर की पावर पर डिपेंड करता है कि पानी का वेग निकलने वाले क्या होगा। इसके अलावा पाइप का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो ये पाइप है इसकी जो ओपनिंग है ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाती है। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो ए दिया है वो एक्चुअल में पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और इससे पानी बाहर निकले वी वेग से। आर क्या कहलाती है, वी क्या है, पानी। कोई ठीक है ना। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का सेंस समझ में आ गया। इस पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक वृत्त होता है हमेशा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया से पानी वी वेग से निकलता है। अब हमें निकालना है कि कितना बल लगाया जा रहा है और पानी पर, और कितनी उसमें शक्ति मोटर द्वारा दी जा रही। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि न्यूटन के, अब हम सबसे पहले बल निकालेंगे। तो बल ज्ञात करने के लिए आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करें। क्या कहा था न्यूटन ने कि बल जो होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर, dp अपॉन dt, यही है बल। अब इस केस में आप देखें कि वेग नियत है और पानी जो द्रव्यमान निकल रहा है वो परिवर्ती है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल छोटा होगा तो पानी का द्रव्यमान अलग ढंग से निकलेगा, है ना। इसलिए हम इसमें दो कौन सी चीज को, v को नियत मानेंगे और यहाँ dm/dt। दो तरीके बताए थे मैंने। जब संवेग मतलब क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो या तो वेग नियत हो या द्रव्यमान नियत हो, दोनों के कारण बल आता है। लेकिन इस केस में जो वेग है ये नियत है और द्रव्यमान जो है वो परिवर्ती। इसलिए संवेग को बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो वेग नियत है इसलिए हमने यहां पर लिया v इक्वल्स टू dm/dt। dm/dt को हम बोलेंगे द्रव्यमान परिवर्तन की दर किलोग्राम सेकंड में नापते। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ये एनएलएम का कॉन्सेप्ट है कि F बराबर dp/dt। लेकिन इस संवेग में हमें कौन सी चीज लेना है, अब हमें संवेग में जो लेना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पुनः अगर हम dm/dt इस केस में निकालने जाएं, dm/dt जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान परिवर्तन की दर, तो dm/dt तो द्रव्यमान बटे समय, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व अपॉन टी। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत फेमस है। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन नीचे रख दिया हमने टाइम। अब वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम। ओके, और लेंथ अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेग। इसलिए dm/dt को आप रिप्लेस कर सकते हो a रो v। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस केस में, और मात्रक होगा किलोग्राम पर सेकंड। फिर से देखें हमने dm/dt कैसे निकाला, द्रव्यमान को लिखा आयतन गुणित घनत्व, और जो आयतन होता है, जैसे ये क्षेत्रफल है, अगर मैं इसमें देखूं आयतन क्या हो, तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। एल क्या है, ये लंबाई, एक सेकंड में लंबाई। तो याद रखना आयतन बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। कितना आयतन पानी का निकल रहा है, तो आयतन बराबर निकाल सकते हैं आप अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इंटू एक सेकंड में तय की गई लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो अगर आपको आयतन लिखना है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी ध्यान रखना। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणित पानी की लंबाई, मतलब कितनी लंबाई का पानी बाहर निकला। सपोज है ना, 1 सेकंड में जितनी लंबाई का पानी बाहर निकलता है वो हम उसे आयतन कह सकते हैं, जितना पानी इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो यही हमने यूज किया यहाँ पर, आयतन को लिखा क्षेत्रफल गुणित लंबाई, और लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय को हमने लिख दिया वी, वेग। वी क्या है? वेग। तो dm by dt लिखना आना चाहिए, a रो v होता है, ये आप फ्यूचर में डायरेक्ट याद रखें। इसलिए हम लिख सकते हैं बल को, अतः आरोपित बल F बराबर होगा कितना? v इंटू a रो v, या F बराबर v a रो इंटू v स्क्वायर न्यूटन। क्लियर? ए को किस में रखना है? ध्यान रखना है ए हर हालत में मीटर स्क्वायर चाहिए, रो को किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वी को मीटर पर सेकंड में लिखोगे। जब आप ये सारी यूनिट एमकेएस में रखोगे तो ये न्यूटन में बल आपको मिलेगा। मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 टू दी पावर -4 मीटर, बदल के लिखना पड़ेगा। पानी की डेंसिटी की बात करें तो पानी की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ही होती है, एक होती है 1000, और 1 किस में होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जब आप इसको बदलोगे तो 1 ग्राम को 10 टू दी पावर -3 करोगे, ये -6 होगा, इसलिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये पानी की क्या होती है? डेंसिटी एमकेएस में। हमें ये वाली डेंसिटी यूज करना है। सीजीएस में 1 रखने की आपको बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो ध्यान रखना है सीजीएस में होती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। वेग आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में ही होता है। अब हम आ जाते हैं शक्ति, पावर। तो पावर या शक्ति निकालने के लिए हमें पता है कि पावर P बराबर होता है F इंटू वी। तो F हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एक V और आ गया, तो A रो इंटू वी क्यूब, ये पावर होगा, और पावर का मात्रक होता है वॉट। तो कितना पावर दिया देगा मोटर? मोटर कितना पावर लगाएगा इस केस में? तो आप F इंटू वी कर देंगे, और F ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, A रो इंटू वी स्क्वायर। सो A रो इंटू वी एक और आ जाएगा तो V क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ V क्यूब लिखा है, V की पावर 3। ठीक है ना? तो इस प्रकार से पावर और हम शक्ति को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसको लिख लें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से, ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि एक पाइप से पानी गुजर रहा है इतने वेग से, तो पावर या शक्ति निकालें, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये पहला चीज निकाली हमने, और ये नोट कर लें इसको। तो क्वेश्चन है, एक पाइप की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इससे पानी प्रवाहित होता है, इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, और पाइप पर आरोपित बल और मोटर द्वारा शक्ति का मान ज्ञात। तो सबसे पहले अगर आपको बल निकालना है तो बल का अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला A रो इंटू बी स्क्वायर पता होना चाहिए। ओके, क्षेत्रफल अलग से निकाल ले। मैंने बताया था क्षेत्रफल हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस दी हो तो 4 पाई को लिखेंगे हम 3.14, और आर को लिखेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 इंटू 1.4 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -4, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 3 48 हो जाता है, लगभग ये 50 ले लें हम, तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हम बल को लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू दी पावर -4। डेंसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 नहीं लेना है, 1000 लेना है, क्योंकि एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में घनत्व रखना है हमें पानी का। और पानी का घनत्व एसआई सिस्टम में 1000 किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी आता है। 1 मीटर क्यूब की अगर आप टंकी बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर या 1000 किलोग्राम के बराबर पानी आता है। ओके, वेग दे रखा है 10 का स्क्वायर कर दें, बहुत सिंपल है। अब आगे ओके, सो 50 इंटू बेस से में पावर ऐड कर दें, 10 टू दी पावर -4, ये +3 और ये +2,
तो फाइनली बल जो आया ये कितना पावर हो गया, ये हो गया 1500 न्यूटन, ये बल आ गया। अब हमें निकालना है शक्ति, पावर। तो पावर के लिए हम जानते हैं F इंटू वी कर दें या ए रो इंटू वी क्यूब करें, हम F निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो 500 इंटू 10 करेंगे तो पावर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 वॉट। क्या हम इसको 5 किलो वॉट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया पावर। जो टाइप पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक पाइप से पानी प्रवाहित होता है, तब उस पर आरोपित बल F तथा शक्ति P है। ठीक है, भी है यदि पानी का वेग n गुना बढ़ाना हो तब ज्ञात करें नंबर 1 आरोपित बल F2 तथा शक्ति P2 के मान। तो ये क्वेश्चन है, एक पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है, उस पर आरोपित बल F और शक्ति P है। यदि पानी का वेग n गुना बढ़ाना हो तो आपको बताना है कितना बल और कितनी शक्ति उस पर आरोपित करना होगी। हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी टाइप पढ़ा था उसी के हेल्प से हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि बल अगर बात की जाए तो बल बराबर होता है a रो v, और बल और वेग में ये संबंध। अच्छा, इस केस में हम F प्रोपोर्शनल टू V तभी लिख पाते हैं यदि द्रव्यमान m क्या हो, नियत। यदि पानी का द्रव्यमान उतना ही निकालना है, पानी का द्रव्यमान उतना ही निकालना है, और ये बात लिखनी चाहिए थी, यदि पानी का द्रव्यमान नियत रहे, यदि जितना पानी निकल रहा है उसकी मात्रा नियत रहे। अगर मात्रा नियत रहेगी तो ए और रो आप जानते हैं द्रव्यमान से ही आया था, द्रव्यमान बटे समय से ही। तो ए और रो को हम नियत ले लेंगे। तो ए और रो को अगर हम नियत ले लेंगे तो हम फिर लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू V, ए रो इंटू वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर था, या F1 अपॉन F2 को लिखेंगे V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। अब हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, F बराबर ए रो V स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो F1 अपॉन F2 बराबर V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। या हम एक स्टेप और लेंगे, V1 को V और दूसरे वाले को NV करेंगे, उसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, या F2 बराबर n स्क्वायर F1, अर्थात बल को n स्क्वायर गुना बढ़ाना होगा। ये आंसर क्लियर हुआ। अगर आप वेग को n गुना बढ़ाना चाहते हैं तो बल कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा? वेग n गुना बढ़ाने के लिए बल को n स्क्वायर गुना बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अगर हम दूसरे वाले पर जाए, पावर के लिए, शक्ति के लिए, तो हम जानते हैं पावर बराबर होता है a रो इंटू वी क्यू। अब इसमें भी मास मतलब a इंटू रो, मास अपॉन टाइम मतलब a इंटू रो को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो पावर प्रोपोर्शनल टू वी क्यू मिलेगा। और अगर हम इसका अनुपात लिखें, P1 अपॉन P2 V1 अपॉन V2 का क्यूब, V1 को V और इसको NV का क्यूब लिखेंगे,
तो P2 बराबर आप देखेंगे n क्यूब इंटू P1 हो जाएगा, अर्थात शक्ति को n क्यूब गुना बढ़ाना होगा। क्लियर बात? तो उसी टाइप पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर कहा जाए कि हमें वेग को 3 गुना बढ़ाना है, जो पानी का जो द्रव्यमान है उसका जो वेग है वो 3 गुना बढ़ाना है, तो बताओ बल कितने गुना बढ़ाओगे? तो आप फटाक से आंसर दोगे कि बल 9 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और शक्ति कितने गुना बढ़ाओगे? तो आप कहोगे 3 का क्यूब, मतलब शक्ति को हमें 27 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उस पाइप से निकलने वाले पानी का वेग 2 गुना बढ़ेगा। तो ये n गुना के लिए क्वेश्चन है। अब n गुना कुछ भी हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, 3 गुना। अगर n 3 गुना है तो ये 9 गुना और ये 27 गुना बढ़ेगा। यदि n 2 गुना है तो ये 4 गुना और ये 8 गुना बढ़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप उस टाइप पर कर सकते थे। ओके, ये क्लियर हो गया? फिर से एक और टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे अभी पाइप और पानी का किया, ऐसे एक ब्लॉक का क्वेश्चन करते हैं कि एक ब्लॉक का द्रव्यमान m है। ठीक है, एक ब्लॉक का द्रव्यमान m है, इसे समतल घर्षण रहित सतह पर t समय में बल आरोपित कर खिसकाया जाता है। ठीक है, बल आरोपित करके खिसकाया जाता है। यदि आरोपित शक्ति का मान नियत रहे तब ज्ञात करें। यदि आरोपित शक्ति का मान नियत है तो ज्ञात करें। नंबर 1, वस्तु या ब्लॉक का t समय पश्चात वेग, ठीक है ना, वस्तु का t समय पश्चात वेग एवं वेग समय संबंध। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन होगा, वस्तु का t समय पश्चात विस्थापन एवं विस्थापन समय संबंध। तीसरा क्वेश्चन होगा, वस्तु के वेग तथा विस्थापन में संबंध। ओके, तो इस टाइप में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और ये टाइप आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब हम एक ब्लॉक को सब गति करा रहे हैं, समतल पर गति करा रहे हैं, उस पर बल भी लग रहा है, लेकिन इसमें पावर भी इंक्लूड है। उसमें कहा गया है कि अगर पावर कांस्टेंट रहे तब आपको ये सारी चीजें बताना है, वस्तु का वेग बताना है, वस्तु का विस्थापन बताना है, और इन सभी में आपस में संबंध बताना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें। ओके, ये समतल है, ये ब्लॉक है, माना कि द्रव्यमान m है, और इसको गति कराया जा रहा है v वेग से, और ये v वेग से सपोज यहां पहुंच जाते, ये विस्थापन है x, ठीक है ना, इस प्रकार से ये गति कर रही है, और सपोज ये x विस्थापन हो जाता है। अब हमें पता है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है कि कार्य बटे समय होता है शक्ति, क्योंकि हमें पावर को नियत रखना है, इसलिए पावर पर ही हम फोकस करें। अब कार्य इस केस में क्या होगा, कार्य को हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे समय। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा ½ m
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन, ये एक फॉर्मूला है जो कई बार पावर निकालने के लिए ज्ञात करते हैं वॉट में, न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करते हैं। जब कोई वस्तु गति करने लगे तो उत्पन्न शक्ति निकालने के लिए आपको पहले कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन टी। समय का ध्यान रखना, ये हर हालत में सेकंड में चाहिए, और मास को हर हालत में किलोग्राम में चाहिए। ओके, इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको कई जगह काम आएगा, यहां भी काम। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि प्रारंभ में वेग v1 जो कह रहे हैं हम शून्य है, एवं हम v2 को v ले लेते हैं। ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, चूंकि वस्तु शुरुआत में स्थिर है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर बाई टी, या v बराबर 2p t बाई m का अंडर रूट। ये हमारा वेग आ गया, और वेग का आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, जहां पावर हर हालत में वॉट में होना चाहिए। क्लियर? तो इस प्रकार से हम वस्तु का t समय पश्चात वेग ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग, ये कौन सा वेग है? ये प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग 0 है, और ये अंतिम वेग है v। तो अंतिम वेग जो आएगा इसका t समय पश्चात होगा रूट 2pt अपॉन m। अब इसमें कहा गया है कि p मतलब शक्ति नियत रहे। यदि पावर नियत रहे और ये प्रोसेस होती रहे, नियत कांस्टेंट मतलब एक कार है, कार एक बार चलने लगती है, तो कार अगर नियत वेग से चलने लगती है तो, लेकिन उसका इंजन तो चलता रहता है, इंजन पावर जनरेट करता रहता है, और वो कांस्टेंट पावर जनरेट करता है। तो अगर इंजन कांस्टेंट पावर जनरेट करे तो वेग और समय में हमें संबंध बताना है। तो क्लियर दिख रहा है कि P कांस्टेंट, M तो कांस्टेंट हो गई ब्लॉक का, और हम देख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T की पावर अंडर रूट, या हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2। ये क्या है? ये वेग समय संबंध है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर 1 क्लियर हो गया। आंसर 1, वस्तु का t समय पश्चात वेग और समय में संबंध। अब हम आंसर 2 पर जाएंगे। वस्तु का t समय पश्चात विस्थापन और विस्थापन समय संबंध बताना। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। देखिए, विस्थापन जो होता है, माना कि विस्थापन x, ठीक, और v बराबर होता है dx बाई dt। अगर वेग v बराबर dx बाई dt होता है तो dx बराबर क्या होगा? dx बराबर होगा v dt, और हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x, और यहां इंटीग्रेशन होगा v का। तो v का इंटीग्रेशन हम 0 से t के बीच करेंगे। 0 से t के बीच हम वेग का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो वेग का इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट 2pt अपॉन m इंटू dt। ओके, अब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर आ चुके हैं। विस्थापन को चाहो तो आप x1 से x2 लिख सकते हो, है ना, या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 बराबर 0 से t के बीच इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? इसका। ओके, तो हम विस्थापन इसको x ही मान लेते हैं। तो x बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको रूट 2p अपॉन m बाहर निकाल लेना है, क्योंकि रूट 2p अपॉन m कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन होगा केवल और केवल t की पावर 1/2, क्योंकि रूट t लिखा है, केवल t का ही इंटीग्रेशन होगा। इसको सॉल्व करें। सो रूट 2p अपॉन m, t की पावर 1/2 का होगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यहां ब्रैकेट लगा दे, लोअर लिमिट और अपर। ओके, इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो अंडर रूट 2p अपॉन m, यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t की पावर 3/2, और ये 3/2 तो हो जाएगा 2/3t, है ना। हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, तो यही बचने वाला है। क्या बचने वाला है? t की पावर 3/2, t की पावर थोड़ी सी जगह कम है, t की पावर 3/2
और t की पावर 3/2 और नीचे 3/2 बचेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा 2/3t। फाइनली x का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है √2p/m। ठीक है ना, 2/3 हम आगे लिख सकते हैं अरेंज करने के लिए 2/3। ये सारे कांस्टेंट हो गए 2/3 √2p/m और यहाँ t की पावर 3/2। ये विस्थापन का फॉर्मूला है मीटर्स में। अब संबंध देखें, अगर आप संबंध देखें तो x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। विस्थापन और समय में क्या संबंध होगा? तो इस फॉर्मूले से अगर p कांस्टेंट है, अगर p कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ठीक है ना। अब इसका तीसरा जो है वो आपको बताना है कि वेग और विस्थापन में क्या संबंध होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, v² प्रोपोर्शनल टू x³ या v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 या v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। इस तरीके से v और x में आपस में संबंध है और वो आपको बताना है इतना लिखने के बाद। ठीक है ना, वेग और विस्थापन में इसके हेल्प से आपको संबंध बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि क्वेश्चन का फ्रेम क्या है। एक ब्लॉक का द्रव्यमान m है, इसे समतल घर्षण रहित सतह पर t समय तक बल आरोपित करके खिसकाया जाता है। यदि आरोपित शक्ति पावर कांस्टेंट रहे तब आपको निकालना है t समय पश्चात वस्तु का वेग, t समय पश्चात वस्तु का विस्थापन और वेग और विस्थापन में संबंध। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है क्योंकि इसमें वस्तु को गति कराने के लिए पावर को नियत रखा जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये कार है, कार चल रही है, अगर कार नियत वेग से चल रही है, कार का वेग चेंज हो रहा है, लेकिन कार का द्वारा जो इंजन होता है, इंजन का जो पावर है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, तो फिर आपको ये सारी चीजें निकालना पड़ती है। तो ब्लॉक की जगह आप कार भी मान सकते हो। तो पावर हम जानते हैं, बेसिकली पावर शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। चूंकि इसमें जो वस्तु गति कर रही है उसमें प्रारंभिक वेग नहीं लिखा है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रारंभिक वेग उसका 0 लिखना चाहिए था, इसमें स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है। और लिखना है तो लिख ही देते हैं। ब्लॉक का द्रव्यमान m है, यह स्थिर है, यह स्थिर है, इसे समतल घर्षण है। तो अब इससे और क्लियर हो गया कि हम गतिज ऊर्जा, कार्य को हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे समय। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम पावर निकालते हैं जब वेग चेंज होता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन ½ mv² - v1² t। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका उपयोग हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। प्रारंभिक वेग 0 है, स्थिर है, अंतिम वेग v मान लिया और द्रव्यमान m है तो ½ mv²/t लिख दिया, ये पावर निकाल लिया हमने। यहां से हम वस्तु का वेग भी निकाल सकते हैं, अंतिम वेग क्या होगा √2pt/m, क्योंकि इंजन का पावर कांस्टेंट है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब वेग और समय में क्लियर संबंध दिख रहा है कि वेग जो है वो समय √t के समानुपाती या t के पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला आंसर हो गया। हमें कार का विस्थापन निकालना है तो v बराबर dx/dt, या भी काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे तो dx को लिख सकते हैं हम v dt, या dx को हम लिख देंगे x और v dt, है ना, v dt। और वेग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √2pt/m। तो 2p/m का रूट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t की पावर 1/2 इंटू dt, ये हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर n+1/n+1। अब इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, ये नीचे 3/2 हो जाएगा तो ये पलट के जाएगा तो 2/3 देखने को मिलेगा। सो 2/3 और t की पावर 3/2। फाइनली इसको अरेंज करके लिखा था x बराबर 2/3 √2p/m और t की पावर 3/2। तो ये अगर पावर कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ये इसका आंसर होगा। तो आंसर 2 भी क्लियर हो गया। अब हमें आंसर 3 पर जाना है। ओके, आंसर 3 को देखेंगे। आंसर 3 के लिए हमें पता है कि v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 है, पहला सूत्र। अगर पावर कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 होता है और x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 होता है। ये दो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं।
अगर तीसरा क्वेश्चन करना है तो पहले ये दो चीजें हमें प्रूव करना पड़ेगी। अब हमें v और x को आपस में कनेक्ट करना है, तो क्यों ना हम इसको v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते हैं कि नहीं? अगर t की पावर 1/2 है तो रूट अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस t को इधर शिफ्ट कर, तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसको x को x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 को हम लिखेंगे v स्क्वायर की पावर 3/2। भाई पहले तो हमने क्या किया, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t लिखा, फिर t को यहाँ शिफ्ट करना है, t को क्या शिफ्ट करना है, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ x, तो x प्रोपोर्शनल टू 2 से 2 गया, v क्यूब आ गया, और इसको आप लिख सकते हो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/, ये हमारा आंसर थी। आपको क्लियर हो गया, ये टिक लगाना था आपको, x प्रोपोर्शनल टू v क्यूब या v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, 3 यहां जाएगा तो 1 अपॉन हो जाता, सबको पता है ना ये प्रॉपर्टीज, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। इस प्रकार से हमने ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिए। अगला टॉपिक है जिसे बोलते हैं ये दक्षता। पावर से रिलेटेड ही टॉपिक है दक्षता, दक्षता या एफिशिएंसी। ये फिजिक्स में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, दक्षता निकालो, एफिशिएंसी निकालो। तो दक्षता या एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखते हैं, और दक्षता या एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना है तो आपको क्या करना है, आउटपुट पावर लिखना है अपॉन इनपुट पावर लिखना है और इनटू 100। यही फॉर्मूले से आप दक्षता निकाल सकते हो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, तो परसेंट में दक्षता आती है, ठीक है ना। अगर आपको पावर नहीं दिए हैं तो आप क्या करें, आउटपुट पावर को लिखें वर्क अपॉन टाइम, ओके, तो आउटपुट पावर को लिखना वर्क अपॉन टाइम, और इनपुट पावर दिया जाएगा आपको इनटू 100। अरे भाई इनपुट पावर दिया है, बदले में बाहर क्या मिला, काम कितना हुआ, तो ये निकालने के लिए आपको पावर को लिखना है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को आप लिख सकते हो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी और अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी इनटू 100 इनपुट पावर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv2। इस तरीके से आप दक्षता निकाल सकते हैं कि नहीं? और भी तरीका है, आप चाहे तो दक्षता को लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टी, इनपुट पावर इनटू 100। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mg h2 माइनस h। तो जरूरत के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अगर वेग संबंधी क्वेश्चन है तो इस प्रकार से दक्षता निकालें, अगर ऊंचाई संबंधी प्रश्न है तो आपको स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालना। डेल्टा पीई का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में, ओके। ये दक्षता रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यों ना एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, तो एक न्यूमेरिकल दे देते हैं दक्षता का। यहां लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल। आप लोगों ने घर में, अपने सबके घरों में टंकी रहती है ना, टंकी में ऊपर जो टंकी रहती है, घर के ऊपर जो छतों पर टंकी रहती है, उसमें पानी भरने के लिए आप एक नीचे मोटर लगाते हैं। अच्छा, कई लोगों के घर के नीचे वाले हिस्से में एक बड़ा सा टैंक रहता है जहां पानी स्टोर होता है, वहां से मोटर जो है पानी को खींच के ऊपर टंकी तक पहुंचाती है। तो ये जो घटना है, इस पर हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी घटना पर ये बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। और आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि एक पानी की टंकी की विमाएं
2 मीटर गुणित 2 मीटर गुणित 1 मीटर है। ठीक है, ये उसकी डायमेंशन है टंकी की। यह तल से या धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई, मतलब आप मान लो तीसरा या चौथा माला होगा, 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें पानी भरना है जो कि 2 किलोवाट की मोटर जिसकी दक्षता 40% है की सहायता से भरा जाता है। ठीक, इसमें पानी भरना है जो कि 2 किलोवाट की मोटर जिसकी दक्षता 40% है की सहायता से भरा जाता है। यदि पानी 10 मीटर की गहराई वाले कुएं से टंकी में चढ़ाना है तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। ओके, ये न्यूमेरिकल है और ये इसी फंडे पर बेस्ड है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं न्यूमेरिकल। एक पानी की टंकी की विमाएं 2 मीटर 2 मीटर 1 मीटर है। यह धरातल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें पानी भरना है जो 2 किलोवाट की मोटर जिसकी दक्षता 40% है की सहायता से भरा जाता है। यदि पानी 10 मीटर की गहराई वाले कुएं से टंकी में चढ़ाना हो तो पूरा पानी टंकी को भरने में मिनट में कितना समय लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये मकान है, ठीक है, इस पे एक टंकी बनाते हैं। ये बन गई टंकी। फिर नीचे एक कुआं है, वो भी बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वेल कुआं, और ये क्या है, टंकी। और यहां लगाई है आपने एक मोटर। ठीक है, ये मोटर लगा दी। मोटर से पाइप के द्वारा टंकी में पानी भरा जाता है। अब जरा टंकी की ऊंचाई बताएं। टंकी की ऊंचाई है 20 मीटर, है कि नहीं, और कुएं की गहराई है 10 मीटर, और ये है मोटर। इसको मोटर, आपको थोड़ा सा डायग्राम से आपको विजुअलाइजेशन हो गया होगा कि कैसे हो रहा है, और ये इससे पानी जा रहा है, पानी इसमें गिर रहा है। टंकी की विमाएं दी है, मतलब ये विमा दी है 2 मीटर, ये विमा दी है 2 मीटर, और ऊंचाई दी है 1 मीटर। क्या आपको विमाओं का मतलब समझ में आ? विमा का मतलब है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये है 2 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा इनका गुणनफल 4 मीटर। इस टंकी का आयतन 4 मीटर क्यूब है। अब इस टंकी का आयतन यदि 4 मीटर क्यूब है तो इसमें कितना द्रव्यमान आ सकता है, तो पानी का द्रव्यमान होगा, पानी का द्रव्यमान जो इसमें भरा सकता है वो होगा आयतन गुणित घनत्व। तो आयतन है 4 और पानी का घनत्व होता है 1000, मतलब ये 4000 किलोग्राम। अब हमें पता है पानी का 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है केवल वाटर के।
पानी के लिए हमेशा जो 1 किलोग्राम जो मास होता है और जो वॉल्यूम लीटर में होता है वो बराबर होता है। यही इसकी रीजन है कि मास बराबर वॉल्यूम पे हो जाता है। केवल किसके लिए? वाटर के लिए। ओके, कभी कभी वॉल्यूम डायरेक्ट देते हैं। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एक टंकी का आयतन 4000 लीटर है, तो आपको मास लिखना है, तो मास और वॉल्यूम बराबर होता है। तो आप इसको 4000 केजी के ले या 4000 लीटर के ले, बात एक। क्लियर? 4000 लीटर के लिए या 4000 केजी के लिए एक ही बात है। तो यहां तक आपको पहुंचना था, इसका द्रव्यमान निकालना था जो कि है 4000 किलोग्राम। अब द्रव्यमान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें दिया गया है क्वेश्चन में दक्षता, और दक्षता के लिए हमें फॉर्मूला, ऊंचाई वाला क्वेश्चन है, तो दक्षता के लिए हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए mg h2 माइनस h1 अपॉन t अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। फॉर्मूले का सिलेक्शन क्लियर होना चाहिए। ऊपर आपको मोटर से पानी को चढ़ाना है, तो पानी की स्थितिज ऊर्जा में अंतर आ रहा है ना, वाटर की स्थितिज ऊर्जा बदल रही है, और दक्षता भी दिया है क्वेश्चन में, इसलिए आपको इधर जाना है। कितने परसेंट दक्षता दी है? 40%। क्वेश्चन में क्लियर दिया है मोटर की दक्षता कितनी है? 40%। तो मोटर 40% की दक्षता इस एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। परसेंट में दिया है इसलिए 100 का नीचे आ जाएगा ये वाला। अब मास आपको दिया, कितना मास चढ़ाना है आपको? 4000। जी की वैल्यू 10 रखें। H2, अब H2 देखें तो धरातल से टंकी तो 20 मीटर है, लेकिन पानी को यहां से यहां नहीं पहुंचाना है, पानी को तो कुएं से पहुंचाना है, तो आपको कुएं की गहराई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तव में जो फाइनल है वो यहाँ पानी सपोज नीचे मानो आप, यहां से लेकर टंकी ऊपर तक भरना है। तो आप ये बताएं कि कितना ऊंचाई तक पानी को चढ़ाना है? 10 + 20 कितना? 30 का आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपने 30 लिख दिया। क्यों लिख दिया? H2 क्लियर हो गया। H2 ये है, H2 जो होगा वो होगा 30 मीटर। पानी को 30 मीटर तक ऊंचाई तक ले जाना है। कुएं से भी तो पानी को निकालोगे कि नहीं, फिर उसको ऊंचाई तक चढ़ाओगे। अच्छा, यहाँ H1 जो है वो हम 0 ले लेंगे, क्योंकि ये बेस है। अगर ये बेस है तो टॉप है 30 मीटर पर, तो हम इसको 0 ले लेते हैं। समय हमें t निकालना है। अब इनपुट पावर की बात करें तो मोटर का पावर क्या? इस काम के लिए आपने जो मोटर लगाई है वो 2 किलोवाट की है, तो आप इसको लिखेंगे 2000 वाट। किलोवाट नहीं चलेगा, वाट में ही लिखना पड़ेगा आपको। 2000 वाट हो गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t बराबर आपको निकालना है। थोड़ा देखते हैं क्या बचता है। ये 2 बार कट गया, ये हो गया 20 × 30, 20 है ना, 20 × 30, ये कितनी बार जाएगा? 2/5। सो इंटू 5/2 सेकेंड्स में आएगा। यहाँ पर ये आंसर किस में आएगा? सेकेंड्स में। और देख लेते हैं, ये 2 से 10 बार गया, इसका मतलब ये आ रहा है ये 1500 सेकेंड आएगा। आप चाहें तो मिनट में बदल सकते हैं। 1500 अपॉन 60, 0 से 0 गया, तो t बराबर 25 मिनट। ठीक है ना? 150/6, 150/6 लगभग 25 मिनट है ना। 25 बचेगा 150 में जब आप 6 का डिवाइड करते हैं। तो ये इसका क्या है? आंसर है। मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि दक्षता को कैसे यूज करना है। फिर स्थितिज ऊर्जा में ध्यान रखना है आपको, लोअर 0 से टोटल हाइट लेना है। इनपुट पावर वॉट में होना चाहिए, है ना, और समय जो आएगा वो सेकंड में आएगा, और जब आपको इसको मिनट में बदलना है तो 60 का डिवाइड करना है। तो इसका सही आंसर 25 मिनट्स था। ओके, सभी को क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? यस बोलो।